एक ऐसी कहानी भी होनी चाहिए जिसमें अ, थोड़ा अलग हो, थोड़ा रोमांच हो। जनरली हम लोग जो क्राइम रिपोर्टर होते हैं हमेशा पुलिस की नुक्ताचीनी करते रहते हैं, पुलिस के काम में कमियां ढूंढते रहते हैं और लगातार हम पुलिस की एंटी स्टोरीज करते रहते हैं। और ये ज़रूरी भी है ताकि पुलिस वाले अपना काम ईमानदारी से करें। तो एक वॉच डॉग की तरह क्राइम रिपोर्टर का फ़र्ज़ है कि वो पुलिस के कामकाज पे नज़र रखे और जहाँ जहाँ गलती करे उसको टोके, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो तो उसके ऊपर प्रेशर बनाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब पुलिस वाकई कुछ अच्छा काम करती है, ख़ासतौर पे कुछ केसेस के इन्वेस्टिगेशन में, जांच में। और वो जांच किस किस तरीके से, हम आप तो सिर्फ एक केस होता है या फिर सॉल्व हो जाता है इतना ही जानते हैं, लेकिन एक केस की जांच में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्या क्या अड़चन आता है, क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, कैसे कई बार जान ख़तरे में डालना होता है, कई बार सामने वाला जिसको बचाना है उसकी जान ख़तरे में पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है जिसको अगर आप डिटेल में सुने और समझें तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो मैं कल संडे यही सोच रहा था, तो फिर मुझे लगा कि एक ऐसी कहानी है जो सच में मतलब रोमांच पैदा करने वाली है। और बल्कि मैं ये कहूँ कि इस कहानी पे अगर फिल्म बने तो शायद लोग वो भी देखना चाहेंगे, बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। ये कहानी किडनैपिंग की है और इस किडनैपिंग में जो किडनैप होता है उसको बचाने के लिए पुलिस और सीबीआई क्या क्या करती है, ये पूरी उसकी कहानी है। और इस कहानी का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि जो जिसका किडनैप हो चुका है वो कैसे किडनैपर के कब्ज़े में रहते हुए छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए क्लू बाहर भेज रहा है, जिनसे किडनैपर उसकी बात करवाते हैं फैमिली मेम्बर से रैंसम के लिए। तो वो बात करता है और उस फ़ोन पे बातचीत के ज़रिए वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देता है जो किडनैपर को समझ में नहीं आता, और वो कैसे कारगर साबित होता है पुलिस और सीबीआई के लिए। और उसके बाद फिर कैसे कुछ वक्त बचा था, बस अब ये था कि किडनैपर उसको मार देगा अगर उतनी देर में रैंसम नहीं मिला, और इस दौरान में पुलिस उसका पता ढूंढ रही है, सीबीआई उसका पता ढूंढ रही है, नेक टू नेक सब कुछ चल रहा है। और फिर एंड टाइम पे आखिर में क्या होता है, तो ये पूरी कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है 11 मार्च 2001। केरल के कालीकट का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम ठेक्कत सिद्दीकी था, वो रोज़ी रोटी की तलाश में गल्फ़ चला जाता अबू धाबी करीब 22 साल पहले। और वहाँ जाके वो अपना छोटा मोटा धंधा शुरू करता है। फिर धीरे धीरे वो सिरेमिक के बिज़नेस में आ जाता है और वो बिज़नेस अपना शुरू कर देता है और अबू धाबी में रहता है, उसकी फैमिली वहीं रहती है सिद्दीकी की। सिद्दीकी ठीक ठाक अपना उसका बिज़नेस फलता फूलता है और वो काफ़ी पैसे कमाने लगता है। बस सिद्दीकी में एक प्रॉब्लम थी कि वो जब बिज़नेस सर्किल में जाता था या दोस्तों में, रिश्तेदारों में, तो वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोलता था। उसको लगता था कि जैसे उसके पास अगर करोड़ हैं तो वो करोड़ों की बात करता था। तो उसकी बातचीत से लोगों को ये लगता था कि इसके पास बेइंतहा दौलत है, बहुत पैसे हैं। लेकिन असल में पैसा तो था उसके पास, लेकिन इतना भी नहीं था जितना वो लोगों के सामने बढ़ा चढ़ा कर बताता था। तो ये बात धीरे धीरे अबू धाबी में बहुत सारे अपने गैंग्स भी काम करते हैं, बाकायदा वहाँ पे किडनैपिंग इंडस्ट्री भी है। और ख़ास तौर पे जो डी गैंग के लोग हैं, दाऊद इब्राहिम के, वो दुबई में बहुत एक्टिव हैं। तो वो ऐसे बिजनेसमैन पे ख़ास तौर पे नज़र रखते हैं जो इंडिया या पाकिस्तान से हैं, वहाँ गए हैं, और फिर उनको किडनैप करके उनसे रैंसम मोटी रकम वसूल करना। लेकिन यूएई में, मतलब अबू धाबी या दुबई में किडनैप करना और उसके बाद पकड़े जाना, तो वहाँ पे सज़ा बहुत सख्त है और बहुत जल्दी इंसाफ भी हो जाता है। तो वो लोग डरते हैं, तो इसीलिए वो इंतज़ार करते हैं कि उनका शिकार इंडिया पाकिस्तान जाए, फिर उसको अपने गैंग के ज़रिए उठाएं। तो इंडिया में ऐसे 2-3 जो डी कंपनी के इशारे पे काम करने वाले बड़े बड़े थे जो किडनैपिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। एक बबलू श्रीवास्तव, अली बुदेश, तो ये सारे लोग ठेके पे एक तरह से किडनैपिंग करते थे डी कंपनी के इशारे पे, और फिर बाकी चीज़ें होती थी। तो इसी तरीके से जब ये पता चला कि ये ठेकेत सिद्दीकी के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसे वाला है, तो दुबई में अंडरवर्ल्ड ने इसकी प्लानिंग की, किडनैपिंग की। लेकिन दुबई और अबू धाबी में नहीं कर सकते थे, वो चाहते थे कि इसको इंडिया किसी तरह लाया जाए और इंडिया में इसकी किडनैपिंग करें। तब इंडिया कैसे आए, तो उन्होंने पूरा इसके बारे में रैकी की, सब कुछ पता चला। तो पता चला कि इसका सिरेमिक का बिज़नेस है। तो यहाँ से एक दिल्ली से एक बिज़नेस मैन बन के इन्हीं किडनैपर्स के गैंग का, और उसने फिर पहले ईमेल आईडी ली, ईमेल आईडी, फिर फ़ोन से बात करना शुरू किया, और धीरे धीरे बात करके उसने उसका पूरा कॉन्फिडेंस जीता। और ये कि मतलब इंडिया से वो सिरेमिक का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस उसके साथ करना चाहता है और काफ़ी बड़ा डील करना चाहता है, करोड़ों रुपए का। तो सिद्दीकी बहुत खुश होता है, उसको लगता है कि ये तो बिज़नेस अपना बहुत काफ़ी पैसे हैं इसमें।
तो वो बातचीत करने के बाद ईमेल और फ़ोन से फिर वो लास्ट में उसको बुलाते हैं कि आओ बिज़नेस डील फाइनल करते हैं दिल्ली में। तो 11 मार्च 2001 को सुबह सुबह थैरट सिद्दीकी अबू धाबी से दिल्ली पहुंचता है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरता है। फ़ौरन उसके पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन देने के बाद कहा जाता है कि अमर नाम का एक शख्स बाहर में हुंडई एक्सेंट कार लेकर खड़ा हुआ है जिसका नंबर ये है, तो आप उस कार में बैठिए और आइए हमारे पास। अब सिद्दीकी बेहद खुश कि बड़ा बिजनेस डील होने वाला है, वो अपना बाहर निकलता है, अमर मिलता है, गाड़ी में बैठता है, उसके बाद चल पड़ता है। आधे घंटे के बाद जब वो दिल्ली के एक बंगले में उसको उतारा जाता, गाड़ी से अंदर ले जाता, तो उसको ये उम्मीद थी कि यहाँ पे जो उसका बिज़नेस जिससे अब तक वो मेल और फ़ोन पे बात करता है वो सब स्वागत करेंगे, उसके साथ अच्छा सा बर्ताव होगा, उसके बाद डील होगी। फिर ये था कि अगर सब कुछ हो गया तो उसको रात को वापस भी वो लौट जाएगा अबू धाबी। लेकिन होता उल्टा है। जैसे ही गाड़ी से वो बंगले के अंदर घुसता है तो वहाँ 4-5 क्रिमिनल टाइप चेहरे, और वो अजीब से दिखने में भी, और ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड। तो उसके बाद इसको धक्का वक्का दे के कमरे में बैठाया जाता है, कुर्सी पे बैठाया जाता है, और फिर दे पिटाई विटाई शुरू। तो इसको कुछ समझ में नहीं आता। फिर बताया जाता है कि अब तुम किडनैप हो चुके हो। तो पहली बार सिद्दीकी की हवा ख़राब होती है, उसे लगता है कि ये इनके चंगुल में फंस गया। फिर वो सारी चीज़ें सोचता है, कैसे बिज़नेस की बातें शुरू हुई, ये हुई। अब वो लगा कि फंस गया, अब कुछ नहीं कर सकता। बट उसे इतना पता था कि एयरपोर्ट से यहाँ तक पहुँचने में उसे करीब आधा घंटा लगा था। तो आइडिया ये था कि वो साउथ दिल्ली के ही किसी घर में था। मारपीट करने के बाद उससे उसी शाम को फिर कहा जाता है कि अब तुम अपनी बीवी को अबू धाबी में फ़ोन करो और हमें जो है 20 लाख डॉलर, यानी इंडियन करेंसी में उस वक्त ये करीब 12 करोड़ रुपए टोटल बन रहा था, जो सीबीआई की चार्जशीट में भी है। तो 12 करोड़ रुपए मंगाओ, हमें दो, और हम तुम्हें छोड़ देंगे, और अगर नहीं दिया तो हम तुम्हें यहीं गोली मार देंगे। और उसका पासपोर्ट वासपोर्ट सब लेकर रख लिया। तो 11 मार्च की शाम को ये फ़ोन जाता है बीवी के पास। पूरे फैमिली में हड़कंप मच जाता है, सारा वहाँ रोना धोना शुरू हो जाता है। अब वो प्लान करते हैं क्या करें, कैसे करें। और ये फिर टाइम था कि अगले दिन फ़ोन करेंगे, तो ये 12 मार्च का फिर वेट करते हैं। लेकिन 12 मार्च की फिर सुबह सुबह सिद्दीकी की वाइफ अबू धाबी में भारतीय दूतावास पहुंचती हैं, और वहाँ पे जो हमारे एम्बेसडर थे मिस्टर केसी सिंह, उनके पास जाकर वो बताती हैं कि ऐसे ऐसे मेरे पास फ़ोन आया और मेरे हस्बैंड को दिल्ली में किडनैप कर लिया गया। तो केसी सिंह फ़ौरन उनसे एक कंप्लेंट लिखवाते हैं पेपर पे, जो भी डिटेल थी कि किडनैप हो गया, क्योंकि कानूनी कार्रवाई करने के लिए कंप्लेंट ज़रूरी है। तो उनकी वाइफ कंप्लेंट वहीं पे लिख के देती है एम्बेसी में। फ़ौरन वो उस कंप्लेंट को सीधे सीबीआई डायरेक्टर को फैक्स कर देते हैं। जब तब सीबीआई डायरेक्टर मिस्टर राघवन थे 2001 में, आर के राघवन। तो वो फैक्स कर दिया जाता है। अब यहाँ पे सीबीआई डायरेक्टर को मिलता है, और चूँकि एक विदेश का मामला था और वहाँ से इंडिया आया, और वो भी इंडियन ही सिटीज़न, और यहाँ पे आके किडनैप हो गया है, तो थोड़ा सा मामला सेंसिटिव था। तो यहाँ पे राघवन साहब जब वो सीबीआई के डायरेक्टर उस केस को देखते हैं 12 तारीख को, तो फिर उस वक्त जो हमारे एम्बेसडर थे वहाँ पे, वो दिल्ली पुलिस के जो एक्स पुलिस कमिश्नर रहे हैं नीरज कुमार, उनके बड़े अच्छे जानने वाले दोस्त थे। कई केस में उन्होंने उनकी हेल्प भी की थी। तो राघवन साहब जो है सीबीआई डायरेक्टर, वो फिर नीरज कुमार को बताते हैं, नीरज कुमार साहब को, कि ये केस ऐसे ऐसे किडनैपिंग हो गया। तो फिर बात होती है वहाँ के एम्बेसडर से डायरेक्ट नीरज कुमार की, और उसके बाद इस केस के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। फिर वो बताते हैं एम्बेसडर कि इनके 2 रिलेटिव जो हैं वो आपसे दिल्ली में आकर मिलेंगे, और वो बाकी केस की डिटेल बताएंगे सिद्दीकी के जो किडनैप हुआ है। तो उसके बाद खैर नेक्स्ट डे 2 रिलेटिव आते हैं, मिलते हैं, और फिर वो रिलेटिव से पता चलता है कि रैंसम कॉल आया और वो 12 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। अब यहाँ पे सीबीआई की प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे केसेस जनरली जो एक्सपर्ट होती है वो पुलिस में होते हैं, जो किडनैपिंग के केसेस, मर्डर के केसेस। ऐसे सीबीआई में या तो फिर ये है कि आप एंटी करप्शन वहाँ पे यूनिट है, या फिर एक इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, और या फिर एक स्पेशल क्राइम डिवीज़न है जो ख़ासतौर पे मर्डर के इन्वेस्टिगेट करती है। तो नीरज कुमार जो थे उस वक्त वो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के हेड थे, वो देख रहे थे, और ये हार्डकोर क्राइम था किडनैपिंग, इससे कभी एक्सपीरियंस नहीं था। और सीबीआई के पास पुलिस फोर्स के मुकाबले में कम फैसिलिटीज़ होती हैं, मैन पावर और उसके हिसाब से, और स्पेशलाइजेशन के भी हिसाब से, कि किडनैपिंग के केसेस और ऐसे केसेस को हैंडल करना, ये पुलिस के अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे क्राइम ब्रांच हो गया, स्पेशल सेल हो गई, तो ये लोग ज़्यादा बेहतर हैंडल करते हैं।
सीबीआई के पास मैन पावर ही कम होता है। तो ये बड़ा उस वक्त एक कन्फ्यूज़न था कि इस केस को क्या सीबीआई के अपने पास रखा जाए या फिर इसको दिल्ली पुलिस को दे दिया जाए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ऐसे केस में माहिर है और महारत रखती है जांच करने में। लेकिन फिर उन्हें लगा कि इस केस को हम खुद सॉल्व करेंगे। तो ये नीरज कुमार जी का फैसला था। फिर उनके जो बॉस ने उन्होंने परमिशन दे दी। अब टोटल मिला के जो इन्फॉर्मेशन थी बस वो ये थी कि ये उतरे और ये यहाँ पे गए और आधे घंटे के बाद एक कॉल आया है वाइफ के पास उनके, और मतलब उस शाम को, और 12 करोड़ का रैंसम। कहाँ रखा गया कहाँ नहीं है कुछ पता नहीं। ये भी है कि अब दिल्ली में है कि या दिल्ली से उसको बाहर ले गया, क्योंकि दिल्ली में रखना रिस्की था, वो भी पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी लेकिन जानकारी कुछ नहीं थी। इसी बीच में 11 मार्च को ये किडनैपिंग हुई थी। 15 मार्च को 2 लोग नीरज कुमार से आकर मिलते हैं, उनके रिलेटिव, और वो सारी चीज़ें बताते हैं। अब तक 5 दिन बीत चुका होता है और अब तक सिद्दीकी का कोई पता नहीं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है। इस दौरान में नीरज कुमार ने ये किया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के ऑफ द रिकॉर्ड कुछ डिपार्टमेंट के लोगों की मदद ले ली। जैसे उसमें स्पेशल सेल के एसीपी एक राजवीर, बहुत फेमस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, अब वो दुनिया में नहीं है, आपसी रंजिश की वजह से मारे गए वो। तो एसीपी राजवीर की टीम की उन्होंने मदद दी अनऑफिशियल, बिना रिटर्न लिखा पढ़ी के, क्योंकि दिल्ली और ऐसी चीज़ों की नॉलेज थी। और राजवीर के कहने पे उस टीम में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा भी शामिल हुए, जो बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए। इसके अलावा एक एसआई मेहताब सिंह थे, वो भी एक पुलिस एक्शन हो रहे थे उसमें वो मारे गए, शहीद हुए। तो ये स्पेशल सेल की जो ख़ास टीम थी, ये सारी टीमों को मतलब बिना लिखत पढ़त के सीबीआई की इन्होंने मदद करनी शुरू कर दी। लेकिन 4-5 दिन गुजर गए, अभी तक कोई क्लू नहीं था। अब पहली बार 16 मार्च को जो टिकैत सिद्दीक थे, उनके बड़े भाई अब्दुल कोया, अहमद कोया का फ़ोन आता है नीरज कुमार साहब के पास, और वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे किडनैपर जो है उनका फ़ोन आया था, और उसके बाद सिद्दीकी से भी बात कराई, और उन्होंने कहा कि अगर तुमने इतने इतने दिन में पैसे नहीं दिए तो हम उसको गोली मार देंगे। तो अब ये कहते हैं कि और कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसा क्लू जो छोड़ा हो। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो हुआ क्या कि जब किडनैपर ने बात कराई कोया की, तो बड़े भाई से, तो यहाँ पे जो सिद्दीकी थे वो थोड़ा होशियार, ये चूँकि केरल के मलयालम बोलते थे, तो इन्होंने मलयालम में बात करनी शुरू कर दी अपने भाई से। किडनैपर को मलयालम नहीं आती थी। फिर वो जब उन्होंने देखा ये मलयालम में कुछ बोल रहा था, उन्हें डाउट हुआ, उन्होंने टोका कि नहीं तुम इंग्लिश में या हिंदी में बात करो, मलयालम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई को और ये फैमिली को अगर आपको रैंसम लेना है और पैसे मंगाने हैं वहाँ से, तो ये अपनी ही भाषा में समझ सकेंगे, जो मैं डिटेल में बताता हूँ, वैसे नहीं समझ पाएंगे तो मुश्किल होगी। तो किडनैपर को लगा कि चलो ठीक है, तुम मलयालम में बात कर लो। तो ये अब मलयालम में बात करनी शुरू की, और मलयालम में बात करते हुए पूरे रैंसम के 3-4 क्लू दे दिया। एक बताया कि मुझे जहाँ रखा गया है मेरे सर के ऊपर से हमेशा हवाई जहाज़ के उड़ने की आवाज़ आती है। दूसरा एक बताया कि जिस कमरे में मुझे रखा गया है उस कमरे के कैलेंडर पे एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, और वो नंबर है 66838999, और ये नंबर जहाँ पे मैं हूँ उसी के बराबर में एक पीसीओ बूथ है। ये उस पीसीओ बूथ का नंबर है, क्योंकि ये लोग अक्सर वहाँ जाते हैं और बात करके आते हैं। अब मोबाइल और वो यूज़ नहीं कर रहे थे पकड़ाने के डर से, तो पीसीओ से करते थे, और कैलेंडर पे ये नंबर लिखा हुआ था, और उन्होंने आपस में कई बार बात की तो मुझे पता है। दूसरा ये बताया कि मैं दूसरी मंजिल पर हूँ। उसकी वजह ये थी कि किडनैपर ने जब ये 4-5 दिन हो गया तो बोला कि मैं अकेले कमरे में हर वक्त रह के वो हो जाता हूँ, तो सेकंड फ्लोर पे छत में टहलने की कुछ देर के लिए आज़ादी दे कि तुम छत पे टहला करो, पर 2-3 लड़के गार्ड करते थे। तो ये सारी चीज़ें बता दी मलयालम में, किडनैपर को समझ में नहीं आया। ये बात सिद्दीकी के बड़े भाई अहमद खोया ने नीरज कुमार को फ़ोन पे बताया कि इस रैंसम के अलावा ये क्लू है। तो ये बड़ी जानकारी थी। फ़ौरन नीरज कुमार ने स्पेशल सेल के जो एसीपी राजवीर और इनकी टीम को बताया कि ये नंबर है, सेकंड फ्लोर है, और ऊपर से प्लेन के उड़ने की आवाज़ आती है। तो ये हुआ कि ये साउथ दिल्ली में ही कहीं पे हो सकता है, क्योंकि प्लेन बहुत नीचे उड़ान भरता है और लगातार सर के ऊपर से क्रॉस कर रहा है, और सबसे बड़ा वो नंबर था फ़ोन। तो उस नंबर को जब टेलीफोन डायरेक्टरी से खंगाला गया तो पता चला कि ये नंबर जो है ये साउथ दिल्ली में एक मालवीय नगर है, उसके पास में एक बेगमपुर जगह है, उस बेगमपुर के एक पीसीओ का नंबर है जिसका एड्रेस F73 बेगमपुर है। अब वहाँ पे पुलिस पहुँची। उसके बाद एक जो बेगमपुर का लोकल इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर दीक्षित, पहले उनकी मदद ली कि बेगमपुर में ही घर था इंस्पेक्टर का, कि आप यहाँ के इलाके से वाकिफ़ हो। फिर उस इलाके का के जो एक प्रधान है उसको पकड़ा गया, क्योंकि ये पूरा बेगमपुर इलाका पहले यहाँ पे खेती बाड़ी सुनसान था। जब धीरे धीरे शहर दिल्ली बसने लगा, फैलने लगा,
तो ऐसे कई रिहायशी इलाके हैं जहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ बनने लगी, अपार्टमेंट्स बनने लगे। तो बेगमपुर भी वही है, पहले यहाँ पे ज़्यादातर किसान और ये लोग रहते थे, फिर उनकी ज़मीन उन्होंने महंगे महंगे दामों पे बेची और एक तरह से वो शहरीकरण होता गया और वो शहर फैलता गया। तो फिर वहाँ अच्छी खासी कोठियाँ और अमीर रईस लोग भी जाकर बसने लगे। तो उस प्रधान को पकड़ा गया, प्रधान को इलाके का लोकेशन सब मालूम था, उससे पूछा गया कि यहाँ पे कौन से ऐसे प्लेन और सेकंड फ्लोर, तो और ये पीसीओ के बराबर में, लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं था कि पीसीओ से कितना घर छोड़कर वो मकान है, सेकंड फ्लोर है। तो कुछ तो प्रधान को और एक दो सादी वर्दी में जाकर उन्होंने जितने भी सेकंड फ्लोर थे 4 5 6 सब खंगाले, कुछ पता नहीं चला। एक जगह पे गई एक प्रधान को लेकर, और तो फर्स्ट फ्लोर पे जब इन्होंने घंटी बजाई तो एक नौकर आया बाहर और उसने देखा, कहा दरवाज़ा खोलना, सेकंड फ्लोर जाना, उसने मना कर दिया और बत्ती बंद कर दी। तो अब इन्हें डाउट हुआ और इसने कहा था वहाँ के एक लोकल ने कि इसके सेकंड फ्लोर पे बहुत सारे लड़के रहते हैं, सिर्फ फैमिली नहीं है। तो अब लगा कि ये भी सही है। दूसरा एक और इन्फॉर्मेशन मिली कि इस फ्लोर पे जो ये घर है, उस घर के मालिक का कपड़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस है और ज़्यादातर यूएई में है, गल्फ़ में ही है। तो अब ये तीसरा भी था कि ये गल्फ़ से लेना देना था, तो हो सकता है यही घर हो। तो पुलिस पहले जब दरवाज़ा नहीं खोला, वो भाग गया, तो फिर पुलिस की टीम ने दरवाज़ा तोड़ा और सीधे सेकंड फ्लोर पे पहुंच गई, पूरे तमाम हथियार से लैस। बट वहाँ जब देखा तो वहाँ पे 6 7 नेपाली नौकर रह रहे थे। तो पता चला बाद में कि वो डर से इसलिए नहीं खोला था कि उस घर के मालिक को नहीं बता रखा था, जो वहाँ का मेन चौकीदार था, कि हम यहाँ अपने साथी नेपाली नौकरों को बुला के भी रख लेते हैं रात को, उससे उसकी नौकरी जा सकती थी। इस डर से उसने दरवाज़ा नहीं खोला था, बाकी वहाँ कुछ मिला नहीं। तो इनका पहला मिशन नाकाम हो रहा। वो नंबर जो मोबाइल टेलीफोन नंबर था पीसीओ से, उससे कुछ पता नहीं चला। अब उसके बाद फिर से ज़ीरो, कुछ नहीं। इधर प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था, ढूंढा जाए। इसी दौरान में क्या हुआ कि एक दिल्ली में ही, ये बात है 23 नवंबर 2000 की, इससे 1 साल पहले, करोल बाग में एक किडनैपिंग का केस हुआ था। और वो किडनैपिंग किया था बबलू श्रीवास्तव गैंग के लोगों ने, और ये एक एमसी महाजन बिजनेसमैन किडनैपिंग हुआ था, उससे रैंसम लिया गया था। तो उस सिलसिले में 2 3 लोग बाद में पकड़े गए थे और वो तिहाड़ में थे और कुछ बाहर थे। तो स्पेशल सेल ने फ़ौरन फिर उन सब के नंबर टटोलने शुरू किए। तो 1 2 नंबर ट्रेस किया तो पता चला कि इसमें से कुछ नंबर एक्टिव है और वो नंबर का लोकेशन जो है वो यही बेगमपुर और ये सारा दिखा रहा पिछले कुछ दिनों से। अब चूँकि उसी गैंग से जुड़ा हुआ था तो लगा कि ये कहीं ना कहीं इनका लोकेशन यही, इसका मतलब है यही, और सिद्दीकी कहीं बाहर नहीं गया। तो अब पुलिस उसमें लगी रही, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वक्त बीतता जा रहा था। इसी दौरान 2 दिन के बाद एक अगले दिन फिर कॉल आता है सिद्दीकी का अपने फैमिली को, और वो कहता है कि जो प्रेशर था एक तो फैमिली का, इधर पुलिस पे सीबीआई के पास फ़ोन आ रहा था कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इंडियन पुलिस, इंडियन सीबीआई, हम सब के बारे में जानते हैं, ये लोग ढीले हैं, कुछ नहीं, और उल्टा हमारा भाई मारा जाएगा, हमने आप पे गलत भरोसा किया, सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और ख़ासतौर पे ये जो कोया बोला हमने आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया ये घर का, लेकिन आप वो भी ढूंढ नहीं पाए। तो सीबीआई पे भी प्रेशर, नीरज कुमार पे भी प्रेशर, दिल्ली पुलिस पर भी प्रेशर, और कुछ पता नहीं चल रहा है इतने बड़े एरिया में। पुलिस की टीम लगातार बेगमपुर के घर को अलग अलग तरीके से भी सर्च कर रही है, पर कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। इसी दौरान फिर एक टिप मिलता है, एक और फ़ोन जाता है, और ये बात है 17 मार्च को, कि अब 18 मार्च का डेडलाइन दिया है किडनैपर ने, कि अब 7 दिन हो गए, 11 को उठाया था और 18 मार्च है, 18 मार्च की शाम तक अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो हम तुमको गोली मार देंगे, और अगर शाम तक पैसे मिल गए तो हम तुमको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट छोड़ देंगे, पासपोर्ट दे देंगे, और तुम्हें जाने के पैसे भी कुछ दे देंगे, और तुम वापस अपने अबू धाबी चले जाना। तो ये कोया जो है वो नीरज कुमार को बताता है कि अब आप रहने दीजिए, हम लोगों का हो चुका है। और ये डील जो फाइनल हुई, जो 12 करोड़ से शुरू हुई थी, 4 करोड़ में आकर फाइनल हो गई। और ये था कि ये 4 करोड़ रुपए दुबई में दिए जाएंगे, अबू धाबी में नहीं। तो जाहिर सी बात, इधर से कहा गया कि थोड़ा सा और हमें वक्त दीजिए, हम ढूंढ लेंगे, नज़दीक हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम जान खतरे में नहीं डाल सकते, तो कल हम ये पैसे दे देंगे। बात आई गई होगी, इधर लगातार कोशिश जारी थी। अब 18 मार्च आता है, जिस दिन फाइनल ये है कि पेमेंट करना है, और नहीं तो इतने बजे तक मार देंगे, शाम को 4 या 5 का वक्त दिया था। इधर पूरी रात सर्विलांस, सारा घर बेगमपुर छाना जा रहा है, हर घर, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। 18 मार्च की सुबह अहमद कोए का फिर से फ़ोन आता है, और वो बोलता है कि हमारी बात हो गई है। 2 चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन बताता है। एक ये कि उसने कहा कि हम आपको शाम को गाड़ी में एयरपोर्ट छोड़ देंगे अगर दुबई में हमें पैसा मिलने का सिग्नल मिल जाता है, और अगर पैसा नहीं मिलता है तो हम तुम्हें उसी गाड़ी में ले जाकर सुनसान जगह पे कहीं गोली मारेंगे और तुम्हारी लाश फेंक देंगे। तो ये अपने घर वालों को बता दो।
उसके बाद वो उससे फ़ोन देते हैं कि तो अपने घर बात करो। वो बात करता है, और ये सेटेलाइट फ़ोन यूज़ हो रहा था ताकि ट्रेस ना हो। और बबलू श्रीवास्तव गैंग और बुदेश गंज इन लोगों के पास सेटेलाइट फ़ोन हमेशा रहा है। तब वो सुबह 18 मार्च की सुबह को वो फ़ोन करता है फिर अपने भाई को, सिद्दीकी, और वो बताता है कि ऐसा ऐसा है। तो उधर से वो बताता है कि ठीक है, हम 4 करोड़ रुपये दुबई में जिस जगह बताया, जो एक उनका बीच का दलाल है, उस तक पहुंचा देंगे। तो जैसे ही पैसा पहुंचता उसका दलाल ओके करता और फिर यहाँ से रिलीज़ कर दिया जाता। तो ये चीज़ें फ़ोन पे बात हो रही हैं दोनों भाइयों में। इसी दौरान में बातचीत में फिर वो चूँकि मलयालम में बात कर रहा था, तो अब मलयालम में वो फिर से टिप देता है। ये पूछता है कि तुम ठीक हो, कहाँ हो, तो कुछ और बताओ, पुलिस वुलिस ने ढूंढा। तो ये कहता है कि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे छप्पर पर जो है ना हरी जाली है, छत पर हरी जाली लगी हुई है। ये देखिए वो मलयालम में क्या क्या क्लू दे रहा है अपने भाई को। आखिरी दिन, आखिरी वक्त। इसके अलावा लाल गुलाब के फूलों का लाइन से गमला है, करीब 10-12 गमला सजा हुआ है और उसमें गुलाब के फूल हैं। तीसरा क्लू देता है कि एक तिरपाल मेरे घर के ठीक सामने सड़क के दूसरी तरफ एक कार पार्क है जिसके ऊपर तिरपाल का कवर चढ़ा हुआ है, कैनवास की चादर से ढकी हुई कार है। इसके अलावा वो एक और क्लू देता है कि जिस जगह पे मैं हूँ उसके ठीक सामने एक लाल रंग की मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, उसकी पूरी बिल्डिंग का कलर लाल है। इसके अलावा वो बताता है कि यहाँ पे सामने से मेरे घर के 2 मस्जिद के गुंबद दिखाई देते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताता है वो ये कि सुबह से आज यहाँ पे संगीत के बड़ी तेज़ आवाज़ आ रही है, धुन, कोई शादी है एकदम घर के बराबर में, तो बहुत तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है। ये चीज़ें वो बताता है और ये चीज़ जो भाई कोया है वो नीरज कुमार को बताता है। अब नीरज कुमार के लिए ये सारे इन्फॉर्मेशन बड़ा उनके पास लगा कि अभी हमारे पास 6-7 घंटे हैं। फ़ौरन राजबीर स्पेशल सेल की टीम को ये इन्फॉर्मेशन पास किया जाता है। फिर ये सारे 18 मार्च संडे का दिन था। फिर ये पूरी टीम तय करती है बेगमपुर में मिलने के लिए। फिर ये पूरी टीम बेगमपुर पहुंचती है। एक पार्क में 20 लोगों की टीम, नीरज कुमार और प्लस सीबीआई के कुछ और बाकी स्पेशल सेल के हथियारों से लैस सब सादी वर्दी में एक पार्क में मिलते हैं। और पार्क में ये तय होता है कि कौन कौन कैसे ढूंढेगा। अब सवाल ये था कि 2nd फ्लोर पे है और वहाँ पे हरे रंग की जाली है, गुलाब के फूल के गमले रखे हुए हैं, करीने से सजे हुए हैं, घर के सामने एक तिरपाल की चादर की गाड़ी ढकी हुई है, बराबर में शादी हो रही है, लाल रंग की बहुमंजिला इमारत है। अब वो इलाका बहुत, और ये सब बेगमपुर में ढूंढ रहे हैं। सुबह से ढूंढना शुरू किया, दोपहर हो गई, ऐसा कुछ नहीं मिला। जहाँ पे अब जैसे कई जगह पे घर पे हरी जाली का तो वो मिल जाता था छत पे, लेकिन गुलाब का फूल के गमले नहीं होते थे। कई जगह गुलाब के फूल के गमले मिले तो सामने गाड़ी पार्क नहीं थी, कई जगह गाड़ी पार्क मिली और जाली भी मिली तो बराबर में शादी नहीं थी। मतलब सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिल रही थी, तो सब नाकाम। अलग अलग भेस में घर में भी घुस घुस के सब चेक कर रहे हैं ताकि पता ना चले। इधर संडे के दिन लोग घरों में रहते हैं, तो एक साथ इतने लोगों को देख के उनमें भी ये कि ये संदिग्ध लोग आ गए, क्योंकि सारी सादी वर्दी में उन्हें नहीं मालूम कि ये पुलिस सीबीआई से हैं। और इन्हें ये खतरा कि कहीं कोई फ़ोन कर दे और अगर मान लीजिए 100 नंबर की गाड़ी है और लोकल पुलिस आ जाए तो किडनैपर्स वैसे ही अलर्ट हो जाएंगे सायरन वायरन सुनकर, तो और सारा ये हो जाएगा, ऊपर से जो किडनैप हुआ उसकी जान को खतरा हो जाएगा। तो वक्त कम, खतरा ज़्यादा, मकान मिल नहीं रहा है और बस तलाशी चल रही है। अचानक जब ये सारी लगभग गलियां छान मारी बेगमपुर की, तो इनमें से 1-2 लोग उससे थोड़ा सा हट के बेगमपुर के ही बराबर में एक सर्वप्रिय विहार है। तो सर्वप्रिय विहार मतलब ढूंढते ढूंढते ये आगे निकल आते हैं और आगे निकल के ये सर्वप्रिय विहार पहुंच जाते हैं। अब सर्वप्रिय विहार के पास ये यूं ही अपना देखते रहते हैं, तो अचानक एक गली दिखती है। तो नीरज कुमार एक तरफ से बोलते हैं कि चलो इस गली को भी देखते हैं, और दूसरी तरफ से स्पेशल सेल का कहते हैं ये था कि एक तरफ से एक घुसेगा, दूसरी तरफ से सामने आएगा ताकि जल्दी सर्च हो सके। तो ये गली में दाखिल होते हैं। जैसे ही गली में दाखिल होते हैं, थोड़ी देर के बाद अचानक इन्हें पहली चीज़ जो दिखाई देती है वो दिखाई देती है कि तिरपाल से एक गाड़ी ढकी हुई है, जैसा उसने बताया था। उसके बाद अचानक देखते हैं तो उसके 2nd फ्लोर पे हरी जो है वो जाली लगी हुई थी रंग की। उस जाली के साथ लाइन से गुलाब के फूल के गमले थे। अपने आप को घुमा के देखते हैं तो उसके ठीक सामने एक लाल कलर की बहुमंजिला इमारत, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग थी। उसके बाद देखते हैं तो थोड़ी बस एक जो चीज़ नहीं थी, वो शादी कुछ दूरी पे थी, पंडाल लगा हुआ था और लेकिन वो कुछ दूरी पे थी, मतलब बिल्कुल 2-4 घर छोड़ के नहीं, कई 8-10-12 घर छोड़कर। बस वो एक चीज़ थोड़ी सी गलत थी जिसकी वजह ये शादी की पास की जगह को ढूंढ रहे थे अब तक, जबकि ये दूर था। बाकी चीज़ें सब मिली। तो जैसे ही मिला फ़ौरन, इन सब में कोड वर्ड में बात थी कि जैसे ही ऐसा कुछ मिलेगा तो एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे। फ़ौरन इन्फॉर्म किया गया। अब एसीपी राजबीर और उनकी टीम वहाँ पे उस गली में पहुँची।
थोड़ी सी दूरी पे हटकर। उसी गली में एक धोबी प्रेस कर रहा था, तो नीरज कुमार उसके पास जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आपने देखी जो अजीब लगता हो। तो पहले तो धोबी शक करता है कि ये लोग पता नहीं कौन है, गुंडे क्रिमिनल हैं, क्यों आए हैं शादी वर्दी। तो फिर नीरज कुमार बताते हैं कि हम लोग सीबीआई और पुलिस से हैं। तो वो धोबी कहता है कि जिस मकान में ये घुसने वाले थे, कहता है कि नहीं आप इसमें गलत जा रहे हैं। अच्छा, वो ऐसा बना हुआ था कि लग रहा था कि ये जाली ये फूल सब इसी मकान का हिस्सा है, जबकि वो उसके बराबर का हिस्सा था। कहते हैं आप फिर इसमें नहीं, बराबर वाले में जाइए, उसमें कुछ लड़के रहते हैं सेकंड फ्लोर पे, वो आदत के ठीक नहीं है और बड़े ही सस्पिशियस संदिग्ध टाइप के हैं। तो ये इतना सुनते ही ये लोग कहते हैं कि पहले उसी में जाएंगे। उसके बाद सीधे अब नीरज कुमार नीचे हैं, स्पेशल सेल की टीम ऊपर पहुंचती है। ऊपर जाती है, अचानक थोड़ी देर में गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद काफ़ी देर तक गोली चलती रहती है। जब गोलीबारी शांत होती है तो राजवीर की टीम एक शख्स को अपने घेरे में लेकर नीचे उतर रही है। वो सिद्दीकी था जिसका किडनैप हुआ था, और उसको सही सलामत नीचे लेकर आ गए। इसके बाद फिर नीरज कुमार और उनकी बाकी टीम ऊपर सेकंड फ्लोर पे पहुंचती है। तो वहाँ पे सीढ़ी पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और ऊपर छत पे दो और पड़ी हुई थी। जो छत पे पड़ी हुई थी उसमें एक वीरेंद्र पंत की बॉडी थी और दूसरा संजय खन्ना। ये दोनों बबलू श्रीवास्तव और अली बुदेश, ये सब जो डॉन है, इनके लिए किडनैपिंग का काम करता था। और जो सीढ़ी पे बॉडी पड़ी हुई थी वो सुनील नथानी थी, वहीं का एक लड़का था। उसका इस क्राइम से, क्रिमिनल से, इस गैंग से कोई लेना देना नहीं था। वो उसके दो दोस्त थे, कार्तिक और विपिन। तो ये जिस घर में इसको रखा गया था एक्चुअली विपिन का घर था, और विपिन की दोस्ती इन किडनैपर्स में से एक की थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये इसने किडनैप किया। उसने कहा था मेरा कोई दोस्त आ रहा है और उसको हम रखेंगे यहाँ पे। तो इस गोलीबारी में गलती से उस वक्त सुनील वहीं था, तो उसकी मौत हो गई, जिसको लेके बाद में मीडिया में काफ़ी हंगामा भी हुआ। और ये वो मौत थी जिसकी वजह से मेरी नीरज कुमार से पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी गहमा गहमी भी हो गई थी। जब मैंने उनसे सवाल पूछा, सीबीआई हेडक्वार्टर में इस कांड के फ़ौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें सिद्दीकी को पेश किया गया और सिद्दीकी ने काफ़ी तारीफ़ की थी दिल्ली पुलिस और सीबीआई की। खैर ये आगे बताऊंगा। तो ये दोनों ऊपर लाशें मिलती हैं। दो जो किडनैपर थे वो मारे गए, एक बेकसूर मारा गया। फिर पुलिस अंदर तलाशी लेती है तो देखती है कि उस घर के कैलेंडर पे वही नंबर लिखा हुआ था जो पहली बार बताया गया था कि ये पीसीओ का है, और फिर वो सारी चीज़ें वहीं थी। तो उसके बाद फिर जब ये नीचे लेकर आ ही रहे थे तब ये कार अचानक गली के सामने से गुजर रही होती है। गली बहुत चौड़ी थी नहीं, तो सिद्दीकी चिल्लाता कि ये वही कार है जिसमें मुझे लेकर आया गया था। तो फ़ौरन पुलिस की एक टीम भागती है, उस कार को पकड़ती है, तो उसमें से एक तीसरा किडनैपर मिलता है। पता चला उस किडनैपर ने अपने एक चौथे किडनैपर को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था, वो मुंबई जा रहा था और वो भी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था, तो उसको बैठा कर आया था। तो इस तीसरे को पकड़ा जाता है। फिर फ़ौरन रेलवे पुलिस और मुंबई पुलिस को अलर्ट किया जाता है, उसका कोच नंबर और वो सारा बताया जाता है। उसके ज़रिए पूछताछ करके बाद उसका ट्रेन में ही उस चौथे को पकड़ा जाता है। तो 4 किडनैपर इस तरह से पकड़े जाते हैं, 2 मारे जाते हैं और एक गोलीबारी में बेकसूर मारा जाता है। तो इस तरीके से उसके बाद सिद्दीकी को बाकायदा सीबीआई प्रोटेक्शन में रखा जाता है और फिर वहाँ बताया जाता है कि बस कुछ पल पहले, मतलब वहाँ 4 करोड़ रुपए का भुगतान होना था, लेकिन वो होने से करीब 1-1.25 घंटा पहले सिद्दीकी आज़ाद करा लिया जाता। तो इस तरह न सिर्फ फैमिली के पैसे बच जाते हैं बल्कि सिद्दीकी की जान भी बच जाती है। और सिद्दीकी बाद में इसके लिए न सिर्फ सीबीआई बल्कि दिल्ली पुलिस को बहुत शुक्रिया अदा करता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके बाद जब केस चला तो आमतौर पे ऐसे एनआरआई लोग जो चले जाते हैं, बाहर रहते हैं, केस वेस में फिर हाज़िरी पे नहीं आते हैं और इस तरह से कोर्ट से मुजरिम छूट जाते हैं। लेकिन सिद्दीकी जब जब यहाँ पे तारीख पड़ी, वो हिंदुस्तान आया, उसने गवाही दी और उसका अंजाम, उसका नतीजा ये हुआ कि इसमें से जितने भी लोग पकड़े गए थे उन सबको उम्र कैद की सज़ा हुई। और इसके लिए सीबीआई और दिल्ली पुलिस ने हमेशा सिद्दीकी की तारीफ भी की। तो ये एक पूरी कहानी जो थी, और इसमें सबसे अजीब ये चीज़ थी कि किडनैपिंग की देखिए पहली इन्फॉर्मेशन अबू धाबी में दर्ज होती है। भारतीय राजदूत फैक्स करते हैं, जो किडनैप हुआ वो इंडियन था लेकिन रहता वहाँ था, पर किडनैप आके हुआ इंडिया में। इसके अलावा किडनैपिंग की पूरी प्लानिंग रची गई दुबई में, किडनैपर ने इनको उठाया दिल्ली में, उठाया यहाँ पर रैंसम जो फिरौती की रकम है वो चाहिए थी दुबई में, और फ़ोन पे बात करके मलयालम में सारा टिप्स दे रहा था सिद्दीकी, जिसकी बिना पे पुलिस वहाँ तक पहुँच पाई। तो ये पूरा केस अपने आप में बहुत ही, इसीलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसको जिस तरीके से जांच किया गया, जिस तरीके से सिद्दीकी ने इसमें रोल प्ले किया, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी, वो बड़ा कारगर साबित हुआ। तो इससे एक मैसेज ये भी मिलता है कि ऐसे सिचुएशन में ऊपर वाला ना करे, कभी किसी के साथ हो, लेकिन कभी भी ऐसे मौका मिले और छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं आवाज़ से, जैसे कई बार फिल्मों में, टीवी में देखते हैं, ट्रेन गुजर रही है, प्लेन जा रहा है, शादी हो रही है, कोई संगीत बज रहा है, चैनल कौन कौन से कैसे चल रहे हैं,
कौन सा फ्लोर है, क्या दिख रहा है, आसपास का सीन कैसा है, ये सब अगर देखने को मिले और ये मौका मिले और अगर ब्रीफ कर दिया जाए तो इससे जांच एजेंसी को बहुत मदद मिलती है। तो ये इस पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि किस तरीके से ये मदद मिलती है। तो हाँ, और चूँकि अबू धाबी से वो आया था इसीलिए, और जब सीबीआई और स्पेशल सेल ने मिलकर इसको जांच करने का फैसला किया, काम किया, तो इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन डिज़र्ट। इसीलिए दिया गया था क्योंकि वो अबू धाबी से था, गल्फ से आया था, तो ऑपरेशन डिज़र्ट इसका नाम दिया गया था, कोड नेम। और इस ऑपरेशन डिज़र्ट को फिर अंजाम तक पहुंचाया गया और इसके लिए बाकायदा बहुत वाहवाही भी हुई बाद में। हालांकि और ज़्यादा होती अगर एक बेकसूर इसमें ना मारा जाता, लेकिन और उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए करनी पड़ी थी, सफाई देनी पड़ी थी सीबीआई को। और हम लोगों का मेन यही था कि शायद थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई थी, वरना उसकी जान बच सकती थी अगर पूरा पता होता कि उस वक्त कौन है, क्या है, नहीं है। लेकिन सीबीआई का अपना ये भी तर्क था कि उधर घड़ी की सुई भाग रही थी, दुबई में रैंसम के पैसे पहुंचने थे, या फिर इधर उसको अगर टाइम पे उतना टाइम निकल जाता तो गोली मार देते तो वो ज़्यादा फसीहत होती। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन कुल मिला के एक बड़ा आइडियल केस था इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से। और ऐसे केसेस पुलिस की डायरी में जब होते हैं तो जो इसमें हिस्सा होते हैं उसको, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। तो बताइएगा आप लोग कि कैसी लगी आपको कहानी, और जो भी इसमें सवाल होंगे। कहानी में जितना ही, आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।